गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज स्पेशली आपके लिए 15 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा आज। और कल आपने बहुत बेहतर किया था, तो कल का भी वीडियो, इससे पहले जो 15 क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आज आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे तरह से अटेम्प्ट करना है। और सभी ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ज़्यादा जानकारी आपको सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उन सभी को आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करिएगा और गलत जो है कम से कम करिएगा। तो मुझे आपको लास्ट में बताना है कि 15 में से कितना स्कोर आपका रहा था। ठीक है, और पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेना। पेपर जब भी होगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तैयारी को जो है आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिएगा, आपके लिए मैं पहले वन वर्ड करवा देता हूँ जो एग्जाम में आए थे। पूछा गया था कि वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो। वन हु हेट्स विमेन, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं बताइए। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। मिसोजिनिस्ट किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है। अब सर बाकी और हैं, उनके बारे में क्या बताइए। एक है इसमें मिसोगेमिस्ट। ए वाला जो है उसका मतलब समझिएगा, वो है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है जो विवाह से हेट करता हो, कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है। एक और देखिएगा, एक और इसमें मिसैंथ्रोप। एक और कौन सा है बताओ जल्दी से। एक और इसमें मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से ही हेट करता हो। उसे किसी से, नहीं तो औरत से, ना आदमी से, किसी से भी उसे जो है प्यार नहीं होता है, हेटफुल नजरिए से वो देखता है। एक है इसमें एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो उभयमुखी व्यक्ति होता है। ठीक है, जो अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों में ही जो है वो एकदम एक्सपर्ट होता है। तो ये चारों आपको याद हो गए होंगे। आगे देखेगा, आगे लिख रहा है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। बताओ उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल, यानी जिसे, देखो इसमें करेक्ट वाली वही आ गई ना, स्पेलिंग CORR वाली, तो उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। बाकी जो बचे उन्हें आप देखिएगा। एक और इसमें लिख रहा है कि हार्डन्ड। वो हार्डन्ड मतलब एक वर्ब बन गई, हार्ड की वर्ब हो गई, यानी सख्त करना, कठोर बनाना। ठीक है, हार्डन्ड। एक इसमें इनवल्नरेबल। क्या हुआ है? इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल मतलब जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, उसे बोलते हैं इनवल्नरेबल। एक और है इसमें, एक और है इनक्योरेबल। इनक्योरेबल मतलब वही क्योर से संबंधित है, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनक्योरेबल। तो इन चारों पांचों को याद रखेंगे तो फाइनली इसका जो ए है वो एकदम सही। आगे देखिएगा, आगे है कि अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज। ऐसा ऐसा कोई लड़का जो लगातार बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस को बंक मारता रहता है, पढ़ने नहीं जाता, बीच में छुट्टी उट्टी करता रहता है बीच में। तो ऐसा आपने भी किया होगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ट्रॉन्ट। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे ट्रॉन्ट बोलते हैं, यानी कि बी वाला है वो एकदम सही है, उसे ट्रॉन्ट बोलते हैं। ट्रॉन्ट से आप थोड़ा ऐसे याद कर लीजिएगा, जो तुरंत तैयार हो जाए। किसी के दोस्त का कॉल आया, उसने बोला आ जाओ, तो ओके तुरंत, तो वो क्या ना एकदम तुरंत है, तो तुरंत मतलब ट्रॉन्ट। तो TRUENT, ट्रॉन्ट। ठीक है, जो बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाता है, गैर हाजिर रहने वाला, उसे बोलते हैं। एक और देखिएगा, एक है इसमें सिकफेंट। पहले वाला जो है वो है सिकफेंट। अब सर जी ये क्या है? सिकफेंट क्या होता है? सिकफेंट का मतलब होता है जो चापलूस होता है, चमचागिरी करता है। जैसे देखा होगा नेता लोग होते हैं, उनके बहुत सारे सिकफेंट होते हैं, चारों तरफ सिकफेंट होते हैं। अब वो कहीं पर भी कोई सपोज करो कोई काम नहीं हो रहा, तो उनके चमचे आ जाएंगे और वहां पर हो हल्ला स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो उनकी नजर में सब कुछ, उनके जो लीडर है वो बिल्कुल सही है, तो वो सिकफेंट होते हैं। उन व्यक्ति को सिकफेंट बोलते हैं जो चापलूसी करता हो, जो चमचागिरी करता हो। ठीक है भाई, चाहे वो राजनेताओं का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, या फिर कोई भी हो। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक में एक और देखिए, एक है इसमें मार्टिनेट। क्या है? मार्टिनेट। अच्छा, मार्टिनेट क्या होता है सर जी? देखो, मार्टिनेट बोले तो यानी कि कठोर अनुशासक, यानी ऐसा व्यक्ति जो जो अनुशासन में बिल्कुल भी जो है कमी नहीं देखना चाहता। जैसे सपोज करो स्कूल के अंदर PTI सर रहते थे,
अगर स्कूल में आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो पीटीआई सर आकर के आपको पिटाई लगाते थे, उन्हें सिर्फ डिसिप्लिन से मतलब। ऐसे आर्मी के अंदर, तीनों फोर्स के अंदर भी यही सब देखने को मिलता है। तो अगर कुछ गलत करेंगे तो वो आपको मार लगाएंगे। क्या? मार्टिनेट। तो समझ लेना, मार्टिनेट बोले तो मार्टिनेट होता है। मार्टिनेट का मतलब होता है कि जो अनुशासन से बहुत प्यार करे, कठोर अनुशासक, उसे बोलते हैं। एक और देखिए, एक और है इसमें, डिफीटिस्ट। तो डिफीटिस्ट क्या होता है? डिफीटिस्ट होता है जो जल्दी हार मान जाए। कि जैसे आप रनिंग कर रहे हैं और आपको जो है 6.5 मिनट में या 6 मिनट में 1600 मीटर निकालना है, और आपकी जो है सांस फूलने लग रही है, आप एकदम हार मान के, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। आप रात में पढ़ रहे हैं, 12 बज गए, यार अब नहीं मैं पढ़ सकता, तो खुद ही हार मान मान लेने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं डिफीटिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? डिफीटिस्ट। चारों याद हो गए? याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे है इसमें डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो सभी के सब मैंने बहुत अच्छे ही यहाँ पर ले रखे हैं, तो आप ट्राई करते जाइएगा। फालतू की कोई बातचीत इस वीडियो में बिल्कुल होने वाली नहीं है। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, जैसे आप कहीं की कोई यात्रा बना रहे हैं और उस यात्रा से पहले भाई पूरी रूपरेखा बनाएंगे ना। आपको सपोज को कैला देवी यात्रा जाना है हमारे राजस्थान में। हमारे जो ईस्ट हैं, जो हमारे जो जो हमारे गॉड हैं, वो कैला माँ है। ये मैं सच भी बोल रहा हूँ। अब क्या, जैसे हमें आगरा से और राजस्थान कैला माता के पास जाना है यात्रा के लिए, तो पूरा प्लान बनाएंगे, कहाँ से कहाँ पर रुकना है, कितने रात में ये दूरी पैदल जो है जाकर के, प्लीग्रिज्म होते हैं ना, पैदल यात्रा करने वाले, तो वही होते हैं। तो अब पूरा प्लान, रूट मैप बनाएंगे, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर खाना खाना है, कहाँ पर सोना है, तो वही सब होता है। तो डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, उसको हम क्या बोलते हैं? ये बड़ा अच्छा है, यानी कि यात्रा संबंधी योजना का पूरा वृतांत, उसे बोलते हैं आइटिनरी। क्या बोलते हैं उसे? आइटिनरी बोलते हैं उसे भाई। ये सी वाला जो इसका राइट आंसर है, आइटिनरी बोलते हैं। ITINER, आइटिनरी। पूरी यानी पूरी यात्रा का एकदम पूरी यात्रा का पूरा वृतांत। ठीक है सर जी, याद हो जाएगा। यात्रा संबंधी योजना कोई भी है उसे। एक है इसमें ट्रैवल किट। ट्रैवल किट क्या होता है पता है? यात्रा संबंधी कोई सामान होता है आपका खाने पीने का, या फिर आपके बैग है, या फिर उसमें कैमरा पड़ा हुआ है, वो सब ट्रैवल किट के अंदर ही वो सारी चीजें होती हैं। एक इसमें शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है कोई कार्यक्रम है, कोई अनुसूची है, उसे बोलते हैं शेड्यूल। एक है इसमें ट्रैवल लॉग। क्या है इसमें? ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग पता है? अरे वही लॉग होता है ना, लॉग, डायरी वगैरह लॉग होता है जिसमें आप पूरी चीजें लिखते हैं। तो ट्रैवलॉग का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी जिसमें यात्रा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हो, कि आप पहली रात कहाँ सोए थे, कितनी किलोमीटर की यात्रा आपने चली थी, तो पूरी मतलब पूरी एक तरह से समझ लो पूरा यात्रा का आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो ट्रैवलॉग होता है। तो इन चारों को मैंने एलिमिनेट करके आपको समझा दिया। अब सर मेहनत आपको करना है, आप उन्हें नोट करो कैसे भी करके, या फिर आप थोड़ा सा मेमोराइज करो, इनको याद हो जाएंगे। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, यानी कि ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति, किसी ने कोई किताब लिखी है और उसी किताब को वो उसने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसी किताब को छाप दिया अपनी कॉपी में, और वही किताब उसने अपने नाम से लॉन्च करवा दी, यानी कि पब्लिश करवा दी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यानी कि किसी के आइडिया को, किसी की राइटिंग्स को, कुछ किसी ने कोई किताब बनाई है और वही आप लिखा करके कॉपी पेस्ट करा करके, और वो आपने किताब तैयार कर दी। तो ये पता है क्या होता है? बताओ जल्दी से, उसे क्या बोलते हैं? ये चार सारी चीजों की याद करना, उसे बोलते हैं प्लेगियरिज्म। क्या बोलते हैं उसे? प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्य की चोरी कर लेना। मतलब आपका जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। एक है इसमें स्केप्टिसिज्म। बड़ा ही अच्छा स्पेलिंग है, देखो। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि अविश्वास, जो विश्वास नहीं कर सकता हो, जो हमेशा डाउट में रहता हो, किसी भी चीज के बारे में डाउट रहता है, शंका रहती है। अंडरस्टैंड कि भाई पता नहीं वो गाड़ी खराब थी, या पता नहीं वो उस गाड़ी से वो जो लड़का गया है भरतपुर के लिए, पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो एक तरह से अविश्वास है, विश्वास नहीं है। उसने बोला हाँ मैं पहुंच गया हूं, अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ससुरा गाड़ी तो हमारी खराब थी, अब पहुंच कैसे गया। तो उसे बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। एक है इसमें मैस्मरिज्म। अच्छा सर जी, मैस्मरिज्म आपने खूब पढ़ा होगा, मैस्मराइज कर देना, वही है ये मैस्मरिज्म। मैस्मरिज्म का मतलब होता है एक तरह से, क्या होता है, अरे यार क्या बोलते हैं उसे, वशीकरण। समझ रहे हैं आप? जैसे या फिर संमोहन करना, उसे बोलते हैं मैस्मरिज्म। अरे आपके सामने कोई व्यक्ति हो, कोई जादूगर आ गया, और वो उसने एकदम आपको अपने अपने अंडर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया है ना, आपके ऊपर एकदम
वशीभूत हो गया, वशीकरण कर लिया, तो क्या होता है, मैस्मरिज्म होता है। एक है इसमें ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है गुरुजी? देखो मैं बताता हूँ। ऑटिज्म होता है एक तरह से AUTISM। ऑटिज्म भाई एक बड़ी बीमारी होती है। इसका में एक शब्द होता था, उसे बोलते हैं जो अपने आप में ही बस रहता हो, यानी कि स्वलीनता। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीनता। सर जी ये क्या होता है? ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऑटिज्म, यानी उसे बोलते हैं ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक बोलते हैं उस पर्सन को, और इस बीमारी को बोलते हैं ऑटिज्म। अंडरस्टैंड? तो ऑटिज्म क्या होती है, या फिर ऑटिस्टिक वो व्यक्ति क्या होता है जिसे ये बीमारी हो जाती है? वो सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहता है, उसे पब्लिक से कोई मतलब नहीं। अरे ऐसे समझो, जैसे रोड पर आप जाते हैं तो जो भिखारी होते हैं या फिर बहुत पागल होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या बोल रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे दारू, जो ड्रिंकर्ड होते हैं, उन्होंने दारू पी लिया, एकदम पौआ पी करके बुलवंशी वारे की जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि कौन किसको कौन ज्ञान दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उन्हें तो बस अपनी मस्ती में मस्त रहना है। तो दारू का एग्जाम्पल एक अलग है, अंडरस्टैंड? वो ड्रंकर्ड होते हैं, लेकिन ऑटिज्म एक बीमारी ऐसी जो अपने आप में ही व्यक्ति खुश रहता है और वो दूसरे से जो बात वार्तालाप नहीं करना चाहता। ठीक है सर जी, तो वो होता है ऑटिज्म। आप थोड़ा गूगल पे पढ़ लेना, मैंने पढ़ा था तो ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन आप थोड़ा पूरा डिटेल में से पढ़ना, ठीक है? आगे देखिएगा, अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा सीधी बात, ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, यानी मानव के मांस को खा जाता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं उसे? कैनिबल। इन चारों को बताऊंगा अच्छे स्पेलिंग से, चारों के चारों याद कर लेना। कैनिमल मतलब नर बच्ची। कोई भी इंसान इंसान को खाएगा, या फिर कोई जानवर है वो जानवर के मांस को खाएगा, तो उसे बोलते हैं कैनिबल। एक इसमें कार्निवोर। अच्छा सर जी, कार्निवोर क्या होता है? तो देखो मैं बताता हूँ आपको, कार्निवोर क्या होता है। कार्निवोर बोले तो कार्निवोर एक तरह से वो होता है, अरे यार जो क्या बोलते हैं उसे, कार्निवोर एक तरह से मांसाहारी होता है, ठीक है, जो मांस को खाता है, कार्निवोर होता है। एक इसमें हर्बीवोर। क्या होता है? हर्बीवोर जो हरा भरा खाए, यानी शाकाहारी होता है, हर्बीवोर। एक है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सर्व बच्चियों सब कुछ खा जाए। क्या बोलता है? ओमनीवोरस का मतलब होता है सब कुछ खा जाए। ओमनीपोटेंट जिसके अंदर सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह विद्यमान रहता है। एक है इसमें कैप्टर। गुरुजी कैप्टर क्या होता है? तो बताता हूं, देखो कैप्टर क्या होता है। कैप्टर यानी कि एक तरह से बंदी बनाने वाला, उसे बोलते हैं कैप्टर। जिसने कैप्चर कर रखा हो उसे बोलते हैं कैप्टर। पकड़ के रखा हो, बंदी बनाने वाला, आपको बंदी बना लिया। आप जैसे ही देखो जेल के अंदर गए, और जेल वार्डर जो बंदी रक्षक मिलेगा वो आपको क्या कर लेगा? वो कैप्टर कर लेगा, पकड़ लेगा वो आपको, ठीक है, बंदी बना लेगा। चलो वे साथ सब चीजें हो गई। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है ये देखो, अब आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है इस जगह पर, इन चार में से आपको एक बताना है, और वो कौन सा अच्छा रहेगा या फिर नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर आप अगर आपको आती है तभी आप कर पाएंगे। और सर बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें इग्नोर मत करना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है? ये 15 क्वेश्चन है, 5 मैंने छोड़ दिए, ऐसे समझो वो एकदम पूरा पैसेज ही छोड़ दिया है, ठीक है? बाकी मैंने 15 ही लिए थे, 16 भी नहीं ले रहे इसमें। अब ये देखना, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप समझना, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये देखो, ये लग रहा है ही मे हैव ग्रोन टॉलर व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। यानी कि जब मैंने पिछली बार उसे देखा था, ही मे हैव ग्रोन टॉलर, वह लंबा हो गया होगा, वो बड़ा हो गया होगा, वो लंबा हो गया। यानी जब मैंने उसे पिछली बार देखा था, अंतिम बार देखा था, तो वो लंबा हो गया होगा। अब ये चीज समझना कि इस तरह का जो सेंटेंस, बस यही थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझने में, बाकी मैं बता दूंगा आपको। देखो सर, जो रूल चलता है वो एक रूल होता है कि अगर बीच में, ये देखो, अगर बीच में कोई वैन आ जाए, क्या आ जाए, कोई वैन आ जाए, और अगर लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है और आगे प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, ये पॉसिबिलिटी वाला है। अगर आप मे को हटा दो तो हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है ना, आता है। तो लास्ट में अगर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट आ जाए और आगे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, तो इनके बीच में जो कंजंक्शन चलता है वो वैन नहीं सर जी, वो सिंस चलता है। क्या चलता है? सिंस चलता है। तो इसलिए सिंस वाला जो बी वाला वो एकदम सही हो जाएगा। अब आप कुछ सोच रहे होंगे सर जी हम कैसे पहचानेंगे? देखो मैं बताता हूँ। सिंस का मतलब होता है जब से, यानी कि जहां पर होगा ही मे हैव ग्रोन टॉलर सिंस आई लास्ट शॉ हिम, यानी कि जब से मैंने पिछली बार उसे देखा था वो बड़ा हो गया, लंबा हो गया होगा। तो यहाँ पर बीच में जो सेंस आ रहा है वैन का, वो जब से आ रहा है, और जब से के सेंस में आपको याद रखना वहां पर सिंस लगाया जाता है। और सिंस का मैंने बता दिया कि भाई सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ये रूल इसका चलता है।
अब बाकी आपको परेशानी नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है वाइल क्रॉसिंग द हाईवे, हाईवे को क्रॉस करने के दरमियान अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड यानी 5 साल का बच्चा था वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ पासिंग कार, यानी कि वहां से गुजरती हुई कार ने क्या कर दिया, उसे टक्कर मार दी। और एकदम बच्चा था 5 साल का और वो हाईवे को क्रॉस कर रहा था। अब क्या, कार आई और कार ने उसे टक्कर मार दिया। अंडरस्टैंड? तो नॉक आउट है। अब भाई नॉक आउट जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या कोई चेंज हो सकता है क्या? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि होता है नॉक डाउन। अगर आप टक्कर मारेंगे तो जायज है जो खड़ा होगा वो नीचे गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उसे यहां पर याद रखना, नॉक डाउन का मतलब होता है टक्कर मारना। क्या होता है? टक्कर मारना, ठोकर मार के किसी को गिरा देना। और नॉकअप का मतलब होता है, नॉकअप नॉकअप मतलब एक तरह से बेहतर करना, अच्छा करना, नॉकअप करना। तो याद रखना यहाँ पर नॉकडाउन होता है कि टक्कर मार के गिरा देना। वही हाईवे को पार कर रहा था, 5 साल का बच्चा था, कार ने उसे क्या ठोकर मार के गिरा दिया, तो नॉकडाउन हो गया। नॉकअप का मतलब होता है अच्छा करना। आगे बढ़ जाते हैं 24। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा। इसमें तो आपको भाई ये वाला सवाल तो आप सभी गलत नहीं करेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो। अब इसका मतलब क्या है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू शी, क्या ये सही है? क्या सभी ने एकदम, मुझे पता है 100% बच्चों ने एकदम सही सोच लिया होगा। सर जी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी नहीं होता, लुकिंग फॉरवर्ड। बाकी जो देखो लुकिंग फॉरवर्ड, अब कुछ यहाँ पर कुछ गलती नजर आ रही है कि आपको? सोच के बताओ, सोच के बताओ, कुछ तो गलती हुई है। तो याद रखना इस जगह हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो याद रखना इसमें हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसे पूरे को याद करो और इसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड चलता है भैया। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या चलता है? जीरंड चलता है, आईएनजी वाला। तो इसलिए सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब सर जी ऐसे और भी बता दीजिएगा जिनके बाद जीरंड चलता है। तो ये जैसे आप देखिएगा लुक फॉरवर्ड टू हो गया, वैसे ही विद अ व्यू टू भी होता है। एक्चुअल में बच्चा क्या सोचता है कि सर जी टू आ गया तो इसके बाद वो इन्फिनेटिव सोच लेता है, यानी टू के बाद तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो कभी गलत इसे करता ही नहीं है। जबकि जिन्होंने पढ़ रखा है तो वो तो इसे सही करेंगे। तो लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा, विद अ व्यू टू हो जाएगा। इन सब के बाद क्या आता है? जीरंड आता है, याद हो जाएगा। अरे विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अवर्स टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, इन सब के बाद जीरंड आता है। भले ही टू है, टू के बाद यहां पर जरूरी नहीं कि भाई इसके बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आए। आगे बढ़ जाओ। सॉरी। आगे देखो, द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। एंड विल कंटिन्यू टू वेट, और वो लगातार इंतजार करेंगे अंटिल यू मीट देम, जब तक तुम उनसे मिल नहीं लेते हो तब तक जो क्लाइंट हैं वो बाहर, यानी कि वो जो है सुबह से इंतजार कर रहे हैं और करेंगे भी जब तक तुम उनसे नहीं मिल लेते हो। अब सर जी एक चीज बताओ, यहां पर मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूं। यहाँ पर देखो सिंस और टाइम दे रखा है। जब भी कभी सिंस फॉर टाइम दिया हो ना, तो याद कर लिया करो कि उसमें जो टेंस चलेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो चलेगा वो चलेगा हैव बीन वेटिंग। कौन सा चलेगा? हैव बीन वेटिंग चलेगा। भाई हैव बीन वेटिंग वाले में तो सिंस फॉर टाइम आता है। अब आप ये कहेंगे गुरुजी वर वेटिंग कर दे, तो नहीं। देखो वॉज वर आईएनजी के साथ में कभी सिंस फॉर टाइम नहीं आता। सिंस फॉर टाइम ऑलवेज कम्स फॉर हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपके। हाँ एक चीज और देखो, पिछली बार पूछी गई थी, वो बच्चे गलत करके आए थे। अंटिल की स्पेलिंग आप याद रखना, अंटिल में हमेशा एक एल आता है, जबकि अगर आपको टिल लिखवा दिया जाए तो टिल में डबल एल आता है। आगे देखिएगा 27, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। अब इस पूरे को समझ करके आपको ये समझना होगा कि इसमें क्या गलती है। ओ भाई गलती मत करना। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट, यानी कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स। अच्छा ये डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स होता है एक तरह से कोई भी किसी विषय पर गंभीर चर्चा चल रही है, पूरा लंबे चौड़े भाषण चल रहे किसी पॉइंट के मुद्दे के ऊपर कि साहब बीजेपी हार गई। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर समझो किसी पॉइंट के ऊपर के क्यों या फिर कैसे, इन सारे पॉइंट्स पर थोड़ा चर्चा हो रही है। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स यानी कि एक लंबी चर्चा के दौरान ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। तो टच की जगह पर आपको बताना है, टच की जगह पर क्या जाएगा बताओ? टच अपॉन आना चाहिए। क्या होना चाहिए? टच अपॉन आना चाहिए। बिकॉज
बिकॉज टच अपॉन का मतलब होता है जिक्र करना या फिर मेंशन करना, यानी कि एक लंबी चर्चा के दौरान भी उसने उस पॉइंट को क्या है टच नहीं किया, यानी उसके उस पॉइंट के बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया, मेंशन नहीं किया। अंडरस्टैंड? तो टच अपॉन होता है, टच अपॉन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जिक्र करना, बातचीत करना, तो वो टच अपॉन हो जाएगा। ठीक है, इन सबको याद कर लेंगे। आगे देखिएगा, दे कुड नॉट टेल मी, वो मुझे नहीं बता सके, वाई डिड ही नॉट ईट हिज लंच, यानी कि उसने उसके लंच को क्यों नहीं खाया था, वो मुझे नहीं बता सके। अब यहां पर एक चीज बताना आपको कि वाई डिड ही नॉट ईट, इस जगह पर आपको बताना है कि इस जगह पर क्या कोई इन चारों में से हो सकता है कि सर बिल्कुल होगा। अगर कोई डब्ल्यू एच आ रहा है तो लास्ट में सर जी क्वेश्चन मार्क तो आना चाहिए था ना। अब क्वेश्चन मार्क तो नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि बीच में जो डब्ल्यू एच होता है ना सर जी, ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है? ये कंजंक्शन होता है। और बीच में जब भी कभी सर जी बात समझ में नहीं आई हमारी, दोबारा बताना। जैसे अगर बीच में डब्ल्यू एच आ गया, वाई वॉट वेयर कुछ भी आ जाए, उसके जब ये देखो लास्ट सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, अगर नहीं हुआ तो याद कर लेना बीच में जो ये डब्ल्यू एच दे रखा है ना, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है। इसके तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। जैसे आपने इनडायरेक्ट में देखा होगा, है ना, जो आप इंटरोगेटिव वाले बनाते हैं तो उनमें इफ वेदर के बाद या डब्ल्यू एच के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, तो वैसे ही यहां पर हुआ। तो अगर सब्जेक्ट आएगा तो वाई के बाद सब्जेक्ट लगाओ ही, फिर हो जाएगा डिड नॉट ईट। तो यहां पर देखो वाई के बाद सब्जेक्ट है नहीं, ये तो नॉट है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर देखो वाई के बाद हैड है, नो गलत, ये भी गलत, इसलिए आपका ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ही हु विल बिड द हाईएस्ट विल गेट द प्रोडक्ट, यानी कि वो ये करा है कि हु ही माफी चाहूंगा, हु विल बिड द, बिड का मतलब क्या होता है? बिड का मतलब होता है एक तरह से बोली लगाना। अरे जैसे आप मंडियों में नहीं जाते, आपके जो अनाज होता है उसकी बोली लगते हैं, और जो भी बोली ज्यादा लगा देता है वही प्रोडक्ट जो है वो उससे बेच देता है। ठीक है सर जी, तो ये होता है ही हु विल बिड द हाईएस्ट, यानी कि जो ऊंची, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, विल गेट द प्रोडक्ट, उसी को ये सामान मिल जाएगा। अब सर जी आपको जो चेंज करना है वो सर इस वाले में बदलाव करना है, ये बताओ। और आगे भी जो है सेल बिल दे रखा है, तो लगातार सेल, लगातार 2 बार फ्यूचर तो नहीं आ सकता। अब देखो एक तो फ्यूचर बिल यहां पर आ गया और एक बिल यहां पर आ गया, या फिर 2 बार सेल हो, या फिर सेल हो या बिल हो, या फिर बिल हो या सेल हो, तो लगातार दो ये नहीं आते, एक सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब आपको एक बिल जो वो हटा देना है, तो ये बताओ आप इसको तो हटा नहीं सकते क्योंकि चेंज तो सिर्फ आपको यहीं पर करना है, तो भैया इस बिल को हटा दो, आप क्या दिक्कत पड़ रही। तो बिल को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? हु बिड्स हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ आपको पता है ना बिल यहां से हट जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग बिड है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हु बिड्स द हाईएस्ट। तो इसलिए ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। ठीक है, इस वुड की जगह पर विल यहां पर लिखा हुआ है। इफ ही हैड टाइम, यदि उसके पास टाइम होगा तो ही विल कॉल यू, यानी वो तुम्हें क्या करे, बुला लेगा। ठीक है सर जी, यानी उसके पास टाइम होगा तो वो तुम्हें बुला लेगा, ये मतलब है इसका। अब याद रखना इफ के साथ ये जो सेंटेंस चलता है, ये पता है क्या, ये कंडीशनल है, और बाकी जो है वो सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है, निष्कर्ष वाला है। तो याद रखना निष्कर्ष वाला कभी भी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में आ रहा हो तो याद रखना इफ के साथ जो चलता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मुझे पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि बुड तो आपको पता है पास्ट में आता है, बुड पास्ट में आता है, और क्योंकि सी वाला प्रेजेंट है तो इसलिए नो इंप्रूवमेंट की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि वो गलत है इसलिए नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो चेंज करना ही करना है। तो इस हेड की जगह है। सर जी बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। जैसे ये समझो कोई कंडीशनल है और लास्ट में जो ये देखो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये वाला जो बनेगा इफ के साथ वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। अब ये देखिएगा, जॉन हैड टोल्ड मी दैट ही हैज नॉट डन इट येट, यानी जॉन ने मुझे बताया कि भाई उसने अभी तक ये काम जो है वो नहीं किया है। आपको यहां पर क्या कोई गलती नजर आ रही है? देखो भाई कहीं भी गलत हो नो टेंशन, आप तो ये देखो कि इस जगह पर क्या बदलाव किया जा सकता है, आगे पीछे आप देखो ही मत।
सिर्फ आप इस जगह पर ध्यान लगाओ। तो इस जगह पर जब आप लगाएंगे तो चीज समझो, दैट के बाद ये देखो प्रेजेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो सर जी दैट से पहले भी प्रेजेंट आना चाहिए, तो प्रेजेंट आना चाहिए। तो टोल्ड तो आपको पता है पास्ट को शो करता है, नो। वॉज तो पास्ट को शो करता है, नो। और नो इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले प्रेजेंट लाना है। तो प्रेजेंट हमारा बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस हो, या खाली बर्फ की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये हमेशा प्रेजेंट को बताता है। तो चलिएगा, और इसके बाद इसमें पूरे के जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे उन सबका मैंने आंसर की भी यहाँ पर ले रखा है। तो ये मैंने कल आपको पूरा पेपर करवा दिया था, आपको याद हो तो ये सब मैंने कल का क्वेश्चन पेपर था, और ये मैंने पूरे के पूरे आप सभी को करवा दिए। तो परेशान नहीं होना है, इसकी वीडियो ये नहीं, ये जितने भी क्वेश्चंस लिए थे मैंने 15, इन सबका पार्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 15 क्वेश्चंस का है, वो सब आप जो है करके बताओ, उसका स्कोर बताओ, और फिर आप कमेंट करके बता दो कि सर जी इसका नेक्स्ट चैप्टर आप लेके आइएगा। तो मैं अभी जो है आपके लिए कल के लिए एक अच्छा सा टेस्ट पेपर जो है वो बना लूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना मेहनत कैसी लग रही है, कि ये जो पेपर्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा आप ज़रूर बताना, ठीक है सर जी। चलो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िएगा। थैंक यू।